गुड इवनिंग। आज है 14 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस रात के 10:30 बजे। नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और सब मंगल में है, घर में सब कुछ ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, आज के वीकेंड एनालिसिस को थोड़ा लंबा ढालेंगे, लंबा डिस्कशन करते हैं। और मेरा मन कर रहा है कि अब से ना थोड़ा वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करूँ ना, थोड़ा लंबे टेन्योर के लिए करूँ। ये 5-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके ना मन नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि पूरी बात अपनी कर ही नहीं पाए। तो कोशिश करूँगा कि पूरी बात करूँ। अगर आपको पसंद आए तो लास्ट तक रुकिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो जब मन चाहे एग्ज़िट कर जाइएगा। टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने मन का करना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं अपने मन का करूँगा, मैं खुश रहूँगा, खुशियाँ बाँटूँगा तो सबको फ़ायदा होगा। ऑलराइट? दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग द मार्केट, लास्ट वीक में 2 बातें हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये वीकेंड एनालिसिस के अंदर में ना मैं कुछ-कुछ मन की बातें भी करूँगा, अगर आप अलाउ करेंगे। मोदी जी भी मन की बात करते हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे मन में भी बातें तो होती है। तो पूरे वीक के अंदर में 2-3 जो लर्निंग्स हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और हो सकता है कि लर्निंग्स में आपको स्पेसिफिक नाम लेके भी बता दूँ, कि इस बंदे से मैंने ये लर्निंग ली, या मैं आपको कोई कॉन्टेक्स्ट लेके भी बता दूँ कि मैंने ये लर्निंग ली। तो लास्ट वीक आई वाज़ इन मुंबई। मुंबई गया। मैं गया, मंगलवार को गया। जनरली मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो सोमवार नहीं ट्रैवल करता हूँ, मंगलवार ट्रैवल करता हूँ। तो बॉम्बे गया। बॉम्बे में इसलिए गया क्योंकि बॉम्बे में मेरी एक ऑफ़िस है, अंधेरी में, चांदीवली में। तो वहाँ पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी साल से। 2010 जब इनिशियली एल्गो ट्रेडिंग चालू हुआ था इंडिया में, हमने तभी ये कार्यक्रम चालू किया था। तो फॉर्च्यूनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ठीक चल रहा है। और अभी लास्ट 2-3 साल में तो ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है एल्गो ट्रेडिंग का। इनफैक्ट मैं एनएससी का पल्स रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एल्गो ट्रेडिंग जो एनएससी के कोलोकेशन से होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो गया अब वीज़ा-वीज़ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब है ना, जो लड़ाई चल रही है ना, वो बिटवीन प्रॉप ट्रेडिंग एल्गो फर्म्स वर्सेस रिटेल, ये लड़ाई है। अब देखते हैं कौन जीतता है। नंबर्स तो ये बताते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो जीत रहे हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली ब्रोकर्स, एक्सचेंज, सेबी सभी जीत रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स का मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, ऑल्दो डेटा काफ़ी नेगेटिव कनोटेशन देता है, बट नॉनदलेस उस पे नहीं जाते, नेगेटिविटी की बात नहीं करते। तो बॉम्बे के अंदर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात हुई। बॉम्बे एक ऐसा शहर है ना, जहाँ पे लोग मिलना चाहते हैं। और ऑन ए एवरेज डेली बेसिस पे 5 से 6 मीटिंग्स हो जाती है। खाली ये प्रॉब्लम रहता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाओ, तो जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने का, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। बट इस बार बॉम्बे के अंदर में मुझे ट्रैफिक हल्का लगा बिकॉज़ एक तो वहाँ पे फेस्टिवल था और उसके बाद ईद का फेस्टिवल था। तो मोटा-मोटी मेरे लिए थोड़ा पीसफुल था बिकॉज़ यहाँ से वहाँ कहीं भी ट्रैवल करने में, चाहे परेल से अंधेरी ट्रैवल करना हो, अंधेरी से मलाड ट्रैवल करना हो, कहीं भी करना हो, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं रहा मेरे लिए। लर्निंग क्या हुई? लर्निंग ये हुई कि बड़ा से बड़ा पैसा वाला इंसान भी, बड़ा से बड़ा, हाँ, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ की असामी भी एक तो बहुत ही सिंपल जीवन जीता है, बहुत ही सिंपल। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये 1000 करोड़ की असामी है। बॉम्बे की पेक्युलियरिटी है कि बहुत ही सिंपल लाइफ़स्टाइल में लोग बिलीव करते हैं। दूसरा, सीखते बहुत हैं, सीखते बहुत हैं। तो मैं गया किसी से मिलने, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, बट बहुत ही वेल्दी पर्सन है और शेयर बाज़ार के अंदर में बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, खुद के फैमिली ऑफ़िस का, 1000 करोड़ के करीब। और मैं गया तो मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ सिखा? मैंने बोला मैं तो आपसे सीखने आया हूँ आप बोल रहे हैं कुछ सिखा। बोले नहीं, पहले तू सिखा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो मैंने उनको मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो भी मुझे आता है, जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ, मैंने उनके साथ सब कुछ शेयर कर दी। तो मुझे बोले कि इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है अपना लाइफ़ को? सिंपल बिज़नेसेस को पकड़ ले और उनके अंदर में इन्वेस्ट करता रहे, तेरा उसी से पैसा बन जाएगा। ये इतना मोमेंटम इन्वेस्टिंग, एग्ज़िट करो, एंट्री करो, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है? तो एक तरफ तो मुझे लगा कि बात तो सही है, शायद ये कॉम्प्लिकेटेड है। पर फिर मुझे लगा कि यार जो चीज़ से पैसा बना रहा हूँ ना, वो ठीक है। इससे तो बनाता ही रहता हूँ। बट हाँ, जो वो कहना चाह रहे थे, उसको मैंने समझा कि अल्टीमेटली बड़ा पैसा शेयर बाज़ार में जो है, वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करके, उनमें बड़ा पोज़ीशन बिल्ड करना और उसको कैरी करना, उसी से ही बड़ा पैसा बनता है।
तो जो कि मेरा एक विजन है कि 2028-29 तक जब मैं मोटा-मोटी 50 साल का, नहीं 50 का तो नहीं होगा, 2000 मैं 50 का कब होऊँगा, 2029 में 50 का होऊँगा, तब तक मैं कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर बन जाऊँ, ताकि मैं भी पीसफुल बड़ा पैसा बनाने की प्रैक्टिस पे घुस जाऊँ, ठीक है? तो ये तो एक पहला लर्निंग हुआ, ठीक है? दूसरा लर्निंग कलकत्ता के अंदर में हम लोग जब इलन मार्केट्स और स्टॉकेज का, जो कि मेरे बहुत ही प्रिय प्रोडक्ट्स है दोनों, इनका विजुअल एक्सरसाइज कर रहे थे 2025 का। विजन एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि जो टीम्स होती हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए और आप बताइए कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इतनी प्यार से क्रिएट की है, इस साल के एंड में हम क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जनरली फाइनेंशियल विजन एक्सरसाइज होती है। तो मेरे अलग-अलग टीम के अलग-अलग लीडर्स ने प्रेजेंटेशन दिया, बट मुझे बहुत खुशी हुई एक बात की, बहुत खुशी हुई कि प्रेजेंटेशन में नंबर्स तो थे, पर साथ में ये बातें भी थी कि क्या ये हम काम करके एक इम्पैक्ट सोसाइटी में लेके आ रहे हैं? क्या हम और बेटर काम करके और बेटर इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं? डिस्कशन बहुत ही प्यारा था। मुझे लगा कि ये जो मुहिम मैंने छेड़ी थी, ये जो एक काज में मैं लगा हुआ हूँ, और मैं हाल-फिलहाल से नहीं लगा हुआ हूँ, 2008 में मैंने एजुकेशन का एक एक वर्किंग चालू की थी कलकत्ते में, एक छोटे से अकेडमी, क्रेडेंट अकेडमी के नाम से। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था, मुझे बड़ा शौक था पढ़ाने का। मुझे लगता था यार कितना कुछ पढ़ाने को है शेयर बाज़ार में, आप दोगे तभी तो शेयर बाज़ार आपको देगा। तो आज भी वो टीम, कई लोग टीम मेंबर्स मेरे 15 साल से मेरे साथ है, तो आज भी वो टीम प्रेज़ेंटेशन देती है, तो ये बात करती है कि ये हम करेंगे तो ये इम्पैक्ट हम सोसाइटी में लेके आएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी को क्या चाहिए, वो भी सोचें। खाली हम अपना सोचते रहेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कितना रुपया बनाना है, हमें ये क्या करना है, ये बहुत ही इनवर्ट सोच है। अगर आप इंक्लूसिव सोच रखते हैं बाज़ार के अंदर में या ओवरऑल किसी भी एक्टिविटी में, तो सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज़ करती है और रिवॉर्ड करती है, जिसका जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हूँ मैं कि मेरा फाइनेंशियल्स देखेंगे आप स्टॉकेज का, तो उतना बड़ा इम्प्रेसिव ना होगा। लेकिन हाँ, जो इम्पैक्ट हमने आप सभी के हाउसहोल्ड में डाला है, नॉलेज का डाला है, वो इनक्रेडिबल है। तीसरा, जब मैं बॉम्बे से वापस आ रहा था ना, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे चेक इन काउंटर होता है ना, तो चेक इन काउंटर पे मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैं अपने बैग को चेक इन करके वो जो एक्स-रे ज़ेरॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, मशीन होती है ना जिससे सामान जाता है, तो जब मैं चेक इन करके अंदर गया था, तो जो गार्ड थे उन्होंने बोला कि आइए सर विवेक सर, ये आपका सामान है, ये लीजिए। तो मुझे लगा कि सर इनको आप मेरा नाम कैसे पता है? तो बोला सर मैं तो आपका भक्त हूँ, इतने वीडियोज़ में आपको देखता हूँ और मैं स्टॉकेज का प्रीमियम सब्सक्राइबर भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं, क्योंकि फुल टाइम हमारा ड्यूटी है यहाँ पे, तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ, बट आपका जो मॉडल है, थ्योरी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ। मैंने उनको बोला कि आप मुझे, मेरा नंबर मैंने उनको दिया कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको स्टॉकेज का प्रो वर्ज़न का एक्सेस दूँगा, ताकि आप और चीज़ों को देख सकें। बिकॉज़ प्रीमियम एक लेवल तक का नॉलेज देता है, और अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना अपने शेयर बाज़ार की जर्नी में, तो स्टॉकेज का प्रो वर्ज़न का एक्सेस आपको लेना होगा। तो मैं उनका मैसेज आज आया था, तो मैं उनको प्रो का एक्सेस दूँगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, और सैटिस्फैक्शन जो होती है ना, एक खुशी होती है अंदरूनी कि यार कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा है, एक इम्पैक्ट आ रहा है, रेलेवेंस आ रहा है, अपने जीवन का एक एक रेलेवेंस अपने देखने को मिल रहा है। चौथा, अम, मुझे थोड़ा पार्टी वार्टी करने का भी शौक है। मैं चिल करता हूँ कई बार, कि कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है स्ट्रेस के बाद में। तो मैं एक पार्टी में गया, तो अच्छी पार्टी थी, अच्छे लोग थे। तो मैं गया, तो जो होस्ट थे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया किसी से कि ये हैं। तो उन्होंने बोला, "अरे! इनको कौन नहीं जानता है? इनके तो वीडियोज़ में रेगुलर देखता हूँ।" और मैंने अपनी वाइफ़ को भी बोला है कि इनका जो अन्नपूर्णा जी के साथ लर्न टू ट्रेड सीरीज़ है, उसको देखो। उससे आपको शेयर बाज़ार तो सीखने मिलेगा ही,
बट आपको एक अलग ही सोच आपकी डेवलप हो जाएगी और वो अच्छे लेवल के थे आप। आई एम श्योर ये वीडियो भी देख रहे होंगे बिकॉज़ उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा सारा वीडियो देखता हूँ और संडे का वीडियो भी उन्होंने बताया कि तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला था। मुझे एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। मैं अभी नाम तो डेफिनिटली नहीं लूँगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ मुझे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड ने रिकॉग्नाइज़ किया और एक तरफ एक पार्टी में मैं गया, वहाँ पर अच्छे नेटवर्थ के ने किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और सब यही कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो दिल से है पूरा। मेरा कोई छल-कपट नहीं है, कुछ बातें नहीं। बट ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टॉकेज को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्टॉकेज क्लब के मेंबर बनिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझसे सीखिए और ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ये सब तो मैं करूँगा बिकॉज़ ये तो मेरा काम है। और ये नहीं करूँगा तो मेरी जो संस्था है, 230 लोगों से ज़्यादा बड़ी संस्था है। 230 फैमिलीज़ अ, को फीड करती है संस्था। अगर मैं ये नहीं करूँगा, अगर मैं पैसे नहीं बचाऊँगा, बनाऊँगा नहीं, तो मैं कैसे फिर उनके घर को चलाऊँगा? तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये करते रहें। देखिए, मैं तो ब्रोकर नहीं हूँ। आप देखिए बड़े-बड़े डिस्काउंट ब्रोकर करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपया बना रहे हैं, आपको ट्रेडिंग करवा के। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, कम से कम ट्रेड करो। जितना कम करोगे ना, उतना शांति रहेगा माइंड में, उतना अच्छा पैसा भी बनेगा। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, उतना तकलीफ में आ जाओगे। स्पेशली अगर आप फुल टाइम नहीं है तो। फुल टाइम है तो चलो कोई बात नहीं, बट पार्ट टाइम हो तो डेफिनिटली कम से कम ट्रेड करो। तो ये 3-4 एपिसोड थे लास्ट वीक के, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँगा। इस वीक हर वीकेंड में ये करूँगा बिकॉज़ मुझे लग रहा है यार, मेरा एक छोटा-सा फैमिली बन गया है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में। तो क्यों ना मैं एक फैमिली मेंबर की तरह ही बात करूँ आपसे। क्यों मैं इतना फॉर्मल हो जाता हूँ? क्यों मैं मुझे हिचक हो जाती है? आजकल मुझे थोड़ी होने लगी है। तो मुझे लगा नहीं यार, ये सब नहीं करेंगे, बात करेंगे बिंदास, किसी से ना डरें। बिकॉज़ अपने दिल के अच्छे अपने अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी से डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये तो मैंने आपका पहला कितना 10 मिनट हो गया क्या? 10 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया। बट ठीक है आई होप यू लाइक दिस और चलिए मार्केट का बातचीत कर लेते हैं। अ, लड़ाई का माहौल बन गया है, मन ऑब्वियसली धक-धका रहा है कि क्या करें, क्या करें? ये तो मोटा-मोटी लड़ाई हो ही गया इज़राइल और अ ईरान के बीच में लड़ाई तो हो ही गई है, वो तो अनाउंस ही हो गई है। बट हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसा होगा, हमको क्या करना चाहिए? बिकॉज़ ये दुनिया ना सिंपल नहीं रहने वाली है, याद रखिएगा, दुनिया सिंपल नहीं रहने वाली। इस साल पर्टिकुलरली दुनिया कॉम्प्लिकेटेड ही रहने वाली है, तो सीधा-सीधा पैसा बन जाएगा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं सारी वीडियोज़ में ये बात बोल रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स के दायरे में डालना पड़ेगा। एक होता है ना कि मैं जब मुझे लगता है कि बाहर आग लग रही है, बाहर कुछ हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, तो अपने क्या करते हैं, अपने अपना घर का रूम भी बंद कर देते हैं कि रूम में रहो यार, अपने तो कहीं बाहर जाने का ही नहीं है, क्यों बेकार में अपने को वेंचर करना है। तो अभी मार्केट ऐसा ही है कि रूम में अपने आप को बंद कर लो, लिमिटेड स्टॉक्स में काम करो और उनको ट्रैक करो और उन्हीं स्टॉक्स में काम करो जिसमें समझ हो, जिसकी थीम की अंडरस्टैंडिंग। इतने सारे थीम वीडियो मैं बना रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंशियलाइज़ेशन थीम है, चाहे जो बैंकिंग पे मैंने वीडियो बनाया। कल का आपने देखा वो बैंकिंग का वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया मैंने, बहुत ही सोच समझ के। देखो देखिए मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, वो अलग-अलग लेवल के हैं ना, बिगिनर्स भी है, थोड़े इंटरमीडिएट भी है, थोड़े एडवांस भी है। तो मुझे कुछ बनाना होता है ऐसा, तो दिल से कम्युनिकेशन के अलावा जो मैंने कम्युनिकेशन करना है, वो अच्छा कम्युनिकेशन करना है। नहीं तो मुझे लगता है सबका टाइम वेस्ट होगा मेरे ऊपर। हाँ, मैं तो एंटरटेनमेंट वाला नहीं हूँ ना कि आपका टाइम एंटरटेन करवा रहा हूँ, मैं तो सीरियस बातें कर रहा हूँ। तो इस बार बैंकिंग का जो वीडियो में मैंने बेसिक्स भी कवर किए हैं और थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है कि क्यों बैंकिंग सेक्टर अ, यहाँ से सही हो सकता है विद द गिवन रिस्क। ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री पैसा बन जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, ना, ना। रिस्क तो देखिए है ही, लेकिन जो इसका अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 साल में, मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस आने वाले 5 साल में रिलेटिवली कम रहना चाहिए, लगता है। बाकी गलत तो हम सब हो सकते हैं, इंसान हैं हम लोग। और एक बात कहा ना मिस्टर मनीष चौखानी ने कि फाइनली हम लोग सब गेस वर्क कर रहे हैं, तो मैं भी गेस ही वर्क कर रहा हूँ। हाँ, अपने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैं गेस वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ दोस्तों और आपके साथ चर्चा करता हूँ फटाफट शेयर बाज़ार में क्या लग रहा है और क्या-क्या स्टॉक्स है, किस तरह के स्टॉक्स है जिस पे अपने दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने शेयर बाज़ार की बात करें तो अपने को डेफ़िनेटली बात करनी पड़ेगी किस चीज़ की? अपने को बात करनी पड़ेगी डॉलर इंडेक्स की।
तो डॉलर इंडेक्स और मैक्रोस को एक बार देखते हैं अपने आप पर। तो डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर चला गया। देखिए ये लड़ाई होना नहीं होना, क्या होना नहीं होना, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहता हूँ कि भाई डॉलर का हाथ संभालो, और वो जो डॉलर है ना, वो जो कहे ना चुपचाप उसके हिसाब से काम करो। तो डॉलर इंडेक्स क्योंकि ऊपर चला गया है और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख ही रहा था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में लोगों को पता रहता है भाई कुछ तो है जो कि सही नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चला गया, वॉर का सिनेरियो बन गया है। अब देखिए सोना चांदी जिस हिसाब से तेज हुए थे, वो कुछ ना कुछ हिंट कर रहे थे अपने को कि भैया वॉर का सिनेरियो बन रहा है। तो क्या ये वॉर एक मेजर इकोनॉमिक डिबैकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। कोई अगर बोल रहा है ना आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप उस ज्ञान से दूर हो जाइए, बिकॉज किसी को भी नहीं पता है कि वॉर फाइनली क्या शेप लेगा। लेकिन जनरली एक प्रोबेबिलिटी वाली बात अगर करें कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना, वो न्यूक्लियर इनेबल्ड हो चुकी है। तो इस बार अगर वॉर को कुछ गंदे लेवल पे लेके जाया जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो रशिया को पता था ये चीज़, तो उसने मॉडरेटली रखा वॉर को। तो ये रही है, देखते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बट अपने को तो क्या है, डॉलर इंडेक्स का साथ रखना है और वही अपने को बताएगा अपने को क्या करना है। तो अभी तो क्लैरिटी है कि डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर है, 105 के रादर ऊपर है। तो अपने को मान के चलना चाहिए, अपने को कंजर्वेटिव रहना है निफ्टी के अंदर में, जो कि लास्ट वीकेंड एनालिसिस में या वीकडे में एनालिसिस मैंने किया था, उसमें मैंने बोला था। तो ये मोटा-मोटी अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर है और ये 106-80 का भी लेवल है, इसके ऊपर चला गया, तब डेफिनिटली मार्केट में एक करेक्शन का माहौल बना हुआ रहेगा। तो मार्केट में करेक्शन रहेगा तो ये जो 75 मिनट्स के चार्ट है, इसमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो इसका ट्रेंड जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना निफ्टी का ट्रेंड है, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो अभी भी ऊपर की ट्रेंड की तरफ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जैसे ये बोला ना वैसे है कि भैया निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अवॉइड करिए ट्रेड करना। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेगा। तो मैं कैसे करता हूँ ना कि भाई बैंकिंग एक ब्रॉडर व्यू बनाता हूँ मार्केट का, और अगर जैसे अभी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स बिहेव कर रहा है, तो मैं बैंक्स को शॉर्ट करूंगा। अगर मुझे ट्रेड करना तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। एक तरफा ही काम करना चाहिए, दोनों तरफ काम करने के चक्कर में। और वो एक तरफा काम का जजमेंट तभी आएगा जब आप मैक्रो व्यू बनाएंगे, 10,000 फीट से मार्केट का व्यू बनाएंगे। इसलिए मल्टी एसेट नॉलेज होना अनिवार्य है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप मल्टी एसेट का नॉलेज नहीं रखते हैं ना, तो शेयर बाजार में आप लंबा नहीं टिक पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ जिसको एक्चुअल में जिसको शेयर बाजार में कुछ करना है ना, ट्रेडिंग करना है, अपना करियर बनाना है, सीखना है, तो ये जो एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, ये जिसमें मैं हूँ और 4 और मेंटर्स है, ये मल्टी एसेट मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को सीरियसली करना है तो काम, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा भी चल सकता है। अब अपने स्टॉक्स की बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है सर, बाकी बाकी जो आपने बात कर दी बहुत ही अच्छी बात कर दी। तो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें अब अपने? तो देखिए मैं हर बार ये बोल रहा हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में कि अर्निंग जो है वो ड्राइव करेगा मार्केट को, और उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जहां पर अर्निंग अच्छी हो रही है। और स्टॉक्स का अर्निंग इज डेरिवेशन ऑफ सेक्टर्स का अर्निंग। तो जिस सेक्टर के अंदर में जैसे जैसे स्टॉक्स के अर्निंग के आ रहे हैं, यहाँ देखिए ये मार्च क्वार्टर का है, जैसे जैसे स्टॉक्स के अर्निंग के आ रहे हैं वैसे वैसे सेक्टर का परफॉर्मेंस भी यहाँ दिख रहा है। जैसे ये सेल्स परफॉर्मेंस है, ये जो सॉर्टिंग हुआ ये सेल्स के आधार पे सॉर्टिंग हुआ। आप पैट के आधार पे भी कर सकते हैं या एबिटा के आधार पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेल्स के आधार पे अगर इसको सॉर्टिंग को देखें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर है, ओके। सॉरी, पैट के आधार पे अगर देखना है, एबिटा के आधार पे देखना है, तो ये एबिटा के आधार पे हुआ, ठीक है। तो अपने एक बार सेल्स तक ही लिमिटेड रहते हैं। तो सेल्स के अंदर में अगर हम ग्रोथ देखें तो ऑटोमोबाइल में एक ही कंपनी का रिजल्ट आया, डायमंड एंड ज्वेलरी का एक कंपनी का रिजल्ट आया, फास्ट मूविंग का एक आया, फाइनेंस का 3 कंपनी का रिजल्ट आया, 29% उसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स का ग्रोथ है। कैपिटल गुड्स 17%, प्लास्टिक प्रोडक्ट एक कंपनी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें 3.5% ग्रोथ है, अल्कोहल का 3.5% अगेन एक ही कंपनी का है। तो अभी क्या सेक्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, धीरे 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 आएंगे। तो जब तक ये रिजल्ट पूरी तरीके से मतलब एटलीस्ट 25% स्टॉक्स के रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक अपने को क्या एक सेक्टर व्यू बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो दूसरा तरीका है कि जो ऑलरेडी लास्ट ईयर जो स्टॉक्स में आ चुके हैं और जिनमें सेक्टर परफॉर्मेंस रहा है, उन स्टॉक्स पे फोकस किया जाए। तो ये कॉम्बो स्कैन में अगर मैं देखूं
तो यहाँ पर ये जो हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स है ना, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक्स है। ऑल दी स्टॉक्स आर द स्टॉक जहां पर परफॉर्मेंस जो है ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अच्छा है, प्लस ये पिछले 10 साल के हाई परफॉर्मेंस पे है और प्राइस भी अपने 10 साल के हाई है। तो अगर आपको शेयर बाजार में अभी कुछ भी करना है, कुछ भी करने की इच्छा है, तो उन्हीं स्टॉक्स में रहिए जिन स्टॉक्स के अंदर में इस तरह से हाई परफॉर्मेंस है। तो हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स आर द स्टॉक्स, ये यूनिवर्स है। इसी यूनिवर्स के अंदर में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कीजिए, पर्टिकुलरली उन्हीं स्टॉक्स में डालिए जिसका बिजनेस मॉडल आप समझ सकते हैं और आप कन्विंस हो सकते हैं। जिस स्टॉक में बिजनेस मॉडल समझ नहीं सकते, कन्विंस नहीं हो सकते, उनमें नहीं डालना चाहिए। जैसे अब आईआरसीटीसी है, तो इसका बिजनेस मॉडल अपना समझा हुआ है कि रेलवे ग्रोथ स्टोरी है और इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसमें पोजीशन बिल्ड करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है जितना आईआरसीटीसी प्रॉब्लम में है। कमेंस इंडिया, तो ध्यान रखिए ये वही ये सब बिजनेस में तभी पैसा डालना है, बट आप अगर आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को समझ सकते हैं, जैसे कमिंस क्या करता है, शैलेट क्या करता है, इंडियन होटल क्या करता है, ये सब बिजनेसेस क्या है, क्योंकि ये 10 साल के हाई पॉइंट पे है, रेवेन्यू टर्म्स में भी, प्राइस में भी ऑल टाइम हाई पॉइंट पे है। तो यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल हमेशा मिलेगा, बिकॉज इन स्टॉक्स के अंदर में गिरने का, मैसिवली गिरने का प्रोबेबिलिटी कम है, अनटिल इनका रिजल्ट जो इस साल का रिजल्ट आएगा इस क्वार्टर का, वो खराब आ जाए। तो उसको भी देखने का एक तरीका है कि कॉम्बो में गया मैं, हाई लाइफ स्टॉक में गया, तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर पीरियड में ना सिलेक्ट कर सकता हूँ करंट पीरियड, और इसको अप्लाई कर दूं तो वही स्टॉक्स आएंगे जिनमें करंट पीरियड का रिजल्ट आ सकता है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी, इसका रिजल्ट आ गया और ये भी ऑल टाइम हाई और एबिटा वगैरह सब इसका लास्ट 10 ईयर हाई पे है। तो टीसीएस जो है, इसको एक बार इवेलुएट कर लेते हैं चलिए, कि क्या टीसीएस को अपने को लेना चाहिए अभी। चलिए, तो इन टर्म्स ऑफ मंथली देखिए, अभी जस्ट इसमें ग्रीन आया है, मतलब हल्का सा ग्रीन भी नहीं है, अभी भी रेड है। वैसे अभी मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे है, यहाँ पर ग्रोथ अच्छा है। और यहाँ पर देखें अगर ये मंथली हो गया और ये वीकली हो गया, वीकली में क्या ग्रीन है, वीकली में ऑलमोस्ट ग्रीन। तो अगर मुझे टीसीएस लेना है, देखिए बहुत बड़ा स्टॉक है, वैसे तो यहाँ पर लेने का लेवल था विच इज अराउंड 3800, तो ये जो ब्रेकआउट दिया इस पे यहाँ लेने का लेवल था। तो टीसीएस डेफिनेटली अगर आप थोड़ा लंबा स्विंग खेलना चाहते हैं तो इसको देखा जा सकता है, बिकॉज वीकली में ग्रीन है, या आप थोड़ा देर रुक सकते हैं, ये और ब्रेकआउट दे दे उसके बाद भी आप देख सकते हैं। बट इट्स अ स्टॉक विच कैन बी बॉट, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि बड़े स्टॉक्स है, तो बड़े स्टॉक्स में खराब होने की संभावना कम है। यहाँ मेजर स्टॉक्स में खाली इसी में रिजल्ट आया और अभी किसी में रिजल्ट नहीं आया। ये एक्चुअली में मेजर स्टॉक को भी मैं हटा सकता हूँ, इसको मैं सपोज कह देता हूँ कि भाई सारे स्टॉक्स बता दे जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो एक आ गया ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, इसका करंट पीरियड का रिजल्ट आ गया और इसका भी सेल्स वगैरह सब हाई पे है। तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया, टी आर, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, इसका कोड क्या देख लेते हैं, अंदर चलते हैं। इसमें मैंने देखा इसमें मधुसूदन केला साहब ने स्टेक बढ़ाया था। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर का कोड है, अंदर चलते हैं, माफ कीजिएगा। दिस इज बीएससी है इसका, हाँ। तो पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, कोड यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आता नहीं है, पर देखिए प्राइस 5% बढ़ा है। तो ट्रांसफॉर्मर लिख लेते हैं। इसके अंदर में बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे याद आ रहा है, इसमें विजय क्या नाम है इनका, अ, मधुसूदन केला जी ने इसमें स्टेक बढ़ाया था। इनफैक्ट बुल में देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, हाँ मधुसूदन केला जी जो है वो 3.9% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने किया था, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ इसमें। और ऑल्दो कंपनी फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव काफी बढ़ चुकी है और पी भी इसका महंगा है, बट क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा है और अभी मोमेंटम भी स्ट्रांग है, पर अभी रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। इट्स अ स्टॉक जो आपके पास पहले होता तो बहुत अच्छा था, मे बी करेक्शन के अंदर में लेना चाहिए, बिकॉज अभी जो है ये आरएसआई देखें ये काफी काफी ओवरबॉट हो गया है। तो थोड़ा करेक्शन हो उसके बाद ही ये स्टॉक मेरे को लेना है। तो फ्रॉम अ रिजल्ट पर्सपेक्टिव देखिए, यही दो स्टॉक है जिसमें अभी इस तरह कोई कंडीशन सेटिस्फाई और हम काम कर सकते हैं। एक बार फीपा में चलते हैं।
फीफा इज बेसिकली जो 52 वीक हाई बना रहे हैं और जिनमें क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। दोनों स्कैन में डिफरेंस क्या है? हाई और लाइफ हो गया कि जो लाइफ टाइम लास्ट 10 साल के हाई के रिजल्ट पे है, लाइफ टाइम के ऊपर है। और फिर फीफा हो गया 52 वीक हाई पर। ठीक है, अब इसके अंदर में देखते हैं कोई स्टॉक है क्या करंट पीरियड में। तो इसमें कोई भी स्टॉक अभी नहीं है जिसमें करंट पीरियड का रिजल्ट आया, तो क्योंकि रिजल्ट बेस अभी कुछ है नहीं करने के लिए, तो अपने को क्यों दिमाग लगाना। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी मोमेंटम प्ले करना है तो अपना एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी है जो कि जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, वो ईगल स्ट्रैटेजी, बराबर। ईगल के अंदर में जो स्टॉक्स है ना, जो ईगल स्टॉक्स है, ये तो देखिए जबरदस्त स्टॉक्स है, क्योंकि इनमें क्या क्या हो रहा है। इनके अंदर में 52 वीक हाई पे है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, बेंचमार्क को भी, एआरएस एसआरएस दोनों पर है, हाई आरओई है, हाई कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, और इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग, मतलब बड़े लोग जो है वो इन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो ईगल स्टॉक्स जो है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, आपके सामने सामने आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं कैसे स्टडी करता हूँ। देखिए, मोटा मोटी डेली बेसिस पे ना कम से कम अपने को आधा घंटा से 1 घंटा देना पड़ता, तब तो जाके हम उस जोन में आ पाएंगे कि हमको कंफर्ट हो जाए। नहीं तो ये उतना कंफर्टेबल काम नहीं है जितना हमको लगता है। तो ये ईगल सारे स्टॉक्स को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया। और ईगल में टिपिकली मैं ये देखता हूँ कि ये डेली, सॉरी, ये वीकली और डेली के अंदर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने अलग अलग टेम्पलेट बना रखे हैं डिपेंडिंग अपॉन मेरा, हर टेम्पलेट का मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये स्टॉक जो है मेरे को इतने टाइम के लिए होल्ड करना है। अगर फंडामेंटल होगा तो मैं ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करूंगा, अगर मैं खाली मोमेंटम प्ले कर रहा हूँ तो मैं कुछ ही दिनों के लिए होल्ड करूंगा, तो उसके लिए मुझे वीकली और डेली जमता है। तो ईगल के अंदर में एक बार देख लेता कौन सा, वाव, सीडीएसएल आ गया एज एन ईगल स्टॉक, वाव ब्यूटीफुल। ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। अगर आप स्टॉकेज क्लब मेंबर है तो आपको पता है मैं कितना प्यार करता हूँ इस स्टॉक को, और वापस से इसके अंदर मोमेंटम आ गया है तो डेफिनेटली सीडीएसएल देखने लायक है। के ई आई चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन अभी इसमें मोमेंटम में और रूम तो है। वैसे आरएसआई 90 के पास नहीं गया है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टॉक टू लुक एट। एजिस केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक, सॉरी, ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये जो बेसिकली ईगल स्टॉक्स, तो वही स्टॉक्स होते हैं ना जो हाई ऑन हाई हाई किए जा रहे हैं। तो इनमें से अगेन वो स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिनका बिजनेस आप जानते हैं, और जो मोटा मोटी आप जिनके थीम से भी कन्विंस हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च आप जब करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हैं। जैसे केईआई जो है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एजिस लॉजिस्टिक जो है वो अभी क्योंकि ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अगर मेरे को लॉजिस्टिक एज अ थीम बहुत अच्छा लगता हो। अब जैसे यहाँ वेदांता है तो मैं नहीं करूंगा वेदांता में काम, बिकॉज ये दागी प्रमोटर है, मतलब मुझे हमेशा से डाउट रहा है इनके ऊपर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब आनंद राठी देखिए, ये कब से तेज, और ये कांस्टेंट बेसिस पे तेज ही है। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड इश्यू वाली बात है कि क्या ये फेवरेबल है, क्या अभी गुड पॉइंट है इसमें एंटर करने का। बीईएल, ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अच्छा ब्रेकआउट है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो फाइनल डिसीजन जो हमको लेने का होता है ना, किस स्टॉक में हम घुसे नहीं घुसे, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि आप इसका रिस्क रिवॉर्ड को कैसे परसीव कर रहे हैं। क्योंकि इतने स्टॉक्स तो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। जो टाटा पावर है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, लुक एट दिस, कितना प्यारा इसमें ब्रेकआउट है, स्ट्रक्चर है। तो मुझे इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना खराब नहीं लग रहा, बिकॉज खोने को इतना ही है, 5%। आने को टाइम पे इसके अंदर में 10% या 12% हो सकता है। जब तक ये ईगल है तब तक मैं होल्ड करूंगा, जिस दिन ये ईगल इससे निकल जाएगा उस दिन मैं इसको टाटा बाय बाय कर दूंगा। ऑलराइट, तो लंबा चल गया वीडियो, पर ठीक है, चलने दीजिए। अगर आप लास्ट तक रुके हैं, थैंक यू, मीन्स अलॉट टू मी। माफ कीजिएगा, कुछ बात करते करते कुछ बकवास कर देता हूँ, तो क्या है, उम्र भी हो रही है तो कभी कभी गैरलेस भी हो जाता हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट माई इंटेंशन इज वेरी क्लीन, कि आपको प्रोसेस बताएं, मछली पकड़ने का तरीका बताएं। स्टॉक बता दिया तो फिर क्या ही मैंने काम किया, बिकॉज आपको तो मैंने तैयार ही नहीं किया। ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड। लड़ाई की चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाता है फाइनली, तो चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अपने अपना काम करते हैं, अपना प्रोसेस को बस फॉलो करते हैं, और इसलिए नहीं स्क्वायर अप कर लेते हैं क्योंकि आज लड़ाई होगी।
अगर वो करते रह गए तो लड़ाइयाँ तो पाड़े में भी बहुत होती है, शहर में भी बहुत होती है, कंट्री में बहुत होती है, तो हर लड़ाई पे थोड़ी ना एक्ट करते रहेंगे। तो प्रोसेस आपका सही है तो करते रहिए, प्रोसेस गलत है तो आप तड़पते रहिए। यही प्रॉब्लम है इस मार्केट। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।